सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरी एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी की कुछ एप्लीकेशन होती है इलास्टिसिटी के अंदर। तो आज हम उन एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी भी जाती है और आती भी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस इलास्टिसिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन आती है इसकी, वो है हाइट ऑफ माउंटेन। तो इसका भी काम होता है इलास्टिसिटी के अंदर। तो आओ जरा इसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, सपोज कि ये हमारी अर्थ है और इसके ऊपर है हमारा माउंट एवरेस्ट। सबको पता है कि पूरी हमारी अर्थ में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट। तो सपोज देखो, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है तो थोड़ा समझ लेना, ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो अब देखो समझना, अच्छे से समझना कि एक दो चीज़ होती है। एक होता है सबसे पहले हाइट ऑफ माउंटेन, और एक दूसरी चीज होती है ब्रेकिंग ऑफ अर्थ। ब्रेकिंग ऑफ अर्थ। अब सोचो, आप सोचो जैसे अगर आपके आगे ये चीज रखी जाए, हाइट ऑफ माउंटेन और ब्रेकिंग ऑफ अर्थ, तो इन दोनों में से क्या चीज बड़ी होगी? मतलब हाँ, अगर माउंटेन की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए या ब्रेकिंग ऑफ अर्थ? अब सिंपल, अब देखो अच्छे से समझना। हम अब अगर ऐसे क्वेश्चन में ना आपको हमेशा जो ब्रेकिंग ऑफ अर्थ है ना, इसमें आपको इसमें इसको इक्वल टू और ग्रेटर देन रखना है। क्योंकि देखो समझो, अगर अर्थ का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, अर्थ का अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस ज़्यादा होगा और माउंटेन का हाइट के अकॉर्डिंग अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस अर्थ का ज़्यादा होगा, तो जो अर्थ है वो उस माउंटेन को झेल सकती है, अपने ऊपर रख सकती है। लेकिन अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस जो अर्थ का वो कम होगा, और माउंटेन की जो हाइट है वो ज़्यादा होगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो अर्थ है वो ब्रेक हो जाएगी और वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगी। तो सिंपली इसमें हमको, इसमें एप्लीकेशन में बस सिंपली यही है। अब देखना, हाइट ऑफ माउंटेन और ब्रेकिंग ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ अर्थ में हम क्या नाम है, इसकी एक वो वैल्यू निकाली हुई है ब्रेकिंग ऑफ अर्थ में। ओके, 3 × 10⁸। तो ये है ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अर्थ। ये आपको लिखना है। और बाकी हाउट ऑफ माउंटेन में लिखना है H ρg। H ρg। अगर आपको ये नहीं पता H ρg कहाँ से हुआ, तो ये अगली और भी किसी उसमें चैप्टर में जैसे लिक्विड्स में हो सकता है, आप उस वीडियो को मेरी देख लेना अगर आपको समझ ना आए कि H ρg आया कहाँ से। तो सिंपली देखो, हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द माउंटेन निकालनी है। तो H को इधर रख लो और बाकी जितनी भी चीज़ें ना उसको उधर भेज दो। ठीक है, तो ये रो और ये जी। अब सिंपली समझो, क्या नाम है, अब जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो है ना, उसकी मतलब जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी जो हम ना उसमें यहाँ पे उसकी डेंसिटी लगाएंगे। रो है, और रो मतलब होता क्या, डेंसिटी। तो उसकी डेंसिटी हम लेंगे क्योंकि वो हमारे अर्थ में सबसे हाईएस्ट वो है, हमारी अर्थ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन। तो सिंपली उसके लेंगे, और हमारी ग्रेविटी यहाँ पे हम 10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9.8 होते हैं, अब 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो 3 से 3 कट गया, ये क्या नाम है, ये 3 है, ये 4 हो गया, तो यहाँ पे बची 5। तो यहाँ बचा 10⁴। तो इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ है हमारी, वो क्या नाम है, 10,000 मीटर जितना कोई भी हमारे ऊपर अर्थ के ऊपर अगर वो होगा माउंटेन, वो उसको झेल सकता है आराम से। तो इतनी हाइट होनी चाहिए हमारे उस भी किसी प्लेनेट की। अगर इससे ज़्यादा बड़ी हाइट का कोई भी माउंटेन हमारी अर्थ पे होगा, तो अर्थ क्या नाम है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। तो सिंपली ये पहली एप्लीकेशन थी हमारी इस उसकी इलास्टिसिटी की। तो अब डिस्कस करते हैं एक सेकेंड भी, आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो आती है डायामीटर ऑफ क्रेन। सिंपली अब हम डायमीटर ऑफ क्रेन भी इसमें आता है एप्लीकेशन के अंदर, आप इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है लोड। इसमें भी हमको देखो कंपैरिजन ही करना है। लोड अप्लाइड, और फिर से इसमें हमें लेना है ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रेस ऑफ
रोप, इसमें हमें रोप लेना है। अब देखो डायमीटर ऑफ क्रेन रोप, हमें जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे क्रेन कोई भी चीज़ उठाती है तो उसका कुछ तो होता होगा ना कि इतने डायमीटर पे, मतलब इतनी मोटी वो होनी चाहिए रोप जिसकी वजह से वो इतना वजन उठाए। तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सिंपली एक एक तरफ हमारा होता है लोड और एक तरफ होता है हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ रोप की, मतलब कितना स्ट्रेस पे वो टूटेगी। तो इसमें भी सिंपली हमारा लोड कम होना चाहिए और ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ रोप ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी रोप का ब्रेकिंग स्ट्रेस कम हो गया और लोड ज़्यादा हो गया तो रोप टूट जाएगी। तो सिंपली ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बाकी अब लोड है, लोड पे क्या है, लोड प्रेशर लगा रहा है तो फोर्स बाय एरिया हो सकता है, नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर उस पर रॉप पे प्रेशर लगा रहा है ना वो, तो वो फोर्स बाय एरिया नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। और अब है ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ रोप, तो वो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ रोप है ना, वो भी अर्थ का ही ब्रेकिंग स्ट्रेस जितना होता है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ सिंपली यही स्ट्रेस होता है इसका। तो सिंपली अब फोर्स बाय वो है एरिया, इसको फोर्स को मैं mg लिख सकता हूँ। और एरिया रोप, रोप क्या है, एक वैसे होता है, मतलब उसका एरिया कितना हो सकता है, कितना सर्कुलर शेप में होती है ना रोप, तो πr² ही होगा उसका एरिया भी। और ये हमने ऐसे लिख दिया। अब सिंपली देखो, आर को इधर ले जाओ और बाकी सब चीज़ को इधर शिफ्ट कर लो, क्योंकि हमें क्या, हमें निकालना है डायमीटर ऑफ क्रेन, तो उसके लिए हमें रेडियस ही हो गया, तो रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो मास है हम उसको 10 इसका इतना ले लेते हैं, क्योंकि हम क्या नाम है अपना उसका ले लेते हैं, क्योंकि जितना ब्रेकिंग स्ट्रेस की हाई वो है, हम उतना ही इसका मास ले लेते हैं। ग्रेविटी अपने 9.8 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू तो सबको पता है कि 3.14 होती है, और सिंपली बिल्कुल ये 3 × 10⁸ रहेगा। और ये यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ अंडर रूट आ गया। और अब आप जब लोग इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आएगा डायमीटर वो आएगा 1.03 सेंटीमीटर। सॉरी डायमीटर नहीं, ये रेडियस है, हमें डायमीटर पूछा है तो इसको सिंपली देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना निकलेगा 2.06 सेंटीमीटर। मतलब इतनी हाइट हमें, इतना उसका डायमीटर होना चाहिए रोप का, जिससे वो 10,000 जितना कि 10,000 वजन उठा सके, 10,000 किलो का वजन उठा सके सिंपली। बाकी अगर आपको देखो अपना उसमें मास चेंज करते रहना है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो मैंने मास 10,000 लिया है, आप कोई भी ले सकते हो अपने हिसाब से, ताकि जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है आप पता करने के लिए कि कितनी रेडियस की आपको रोप चाहिए। ठीक है, अब सिंपली एक लास्ट इसकी एप्लीकेशन आती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो आती है होलो शाफ्ट। स्ट्रोंगर देन सॉलिड स्टाफ। स्टाफ मतलब देखो कोई भी स्टाफ, मतलब आप समझ सकते हो कोई भी लकड़ी हो, डंडी हो, डंडी समझ सकते हो, हाँ डंडी पाइप से आप कैसे समझ सकते हो। ठीक है, डंडी समझ लो, ज़्यादा समझ आएगा। एक डंडी है सपोज, है एक सॉलिड शाफ्ट, मतलब डंडी मतलब होलो, मतलब एक वैसी डंडी जिसके अंदर छेद है, या फिर पाइप समझ लो, हाँ ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके अंदर छेद है, वो ज़्यादा स्ट्रोंग होगा सॉलिड वाले से। तो सिंपली देखो जैसे कि अगर ये है, ये अंदर जैसे ये पूरा सॉलिड है अब, और ये अंदर से होलो है, समझ रहे हो। तो इसमें बोला गया है कि जो ये होलो वाला है ना, जो अंदर से खाली है पूरा, ये ज़्यादा स्ट्रोंग होगा इस सॉलिड के कंपेयर में जिसके अंदर सारा भरा हुआ है। क्यों, आप लोगों ने ये सोचा होगा कि देखो भाई हमारे लिए लकड़ी भाई देखो पूरी टाइट है, इसको हम मोड़ेंगे तो नहीं मुड़ेगी, लेकिन अगर ये वाली प्लास्टिक की है, क्या नाम है, जैसे कि इसमें होलो है, तो ये तो कमज़ोर सी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। आप जैसे होलो वाली होती है, आप इसको मोड़ते हो ना तो वो मुड़ जाती है पर टूटती नहीं अंदर से। ठीक है, समझे इसको, वो मुड़ जाती है पर टूटती नहीं है। सॉलिड वाले का होता है क्या, पूरा एकदम से करोगे तो एकदम से कटाक से टूट जाएगी।
समझे, कटैक से एक झटके में टूट जाएगी सॉलिड वाली, लेकिन होलो वाली का समझते होली वाली मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं है। यही होता है इलास्टिसिटी का, समझे। आप उसको ओरिजिनल स्टेट में फिर लेके भी आ सकते हो, लेकिन आप जो सपोज सॉलिड वाली वो टूट गई तो टूट गई, आप उस ओरिजिनल स्टेट में कैसे भी करके लेके नहीं आ सकते, समझे। बाकी चलो हम एक और इसमें वो डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, जैसे ये है सॉलिड, इसकी रेडियस ले लेते आर। अब इसके, ये सॉलिड है, इसके तो एक ही रेडियस होगा, लेकिन होलो वाले के दो रेडियस होते हैं। एक स्मॉल रेडियस जो अंदर वाले उसका होता है, और एक बाहर वाले का रेडियस, ठीक है। तो इसमें ना एक फॉर्मूला लगता है टॉर्क का। टॉर्क आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा होगा तो समझ लो। टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है ये, टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आप पढ़ोगे भाई जब आप कॉलेज में चले जाओगे। अभी आपको किसी भी उसमें पढ़ाया नहीं जाएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया सिंपली, लेकिन आप देख लो कि ये फॉर्मूला होता है एक टॉर्क का। अब सिंपली इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज देखो, अब सिंपली देखो, आपको इसमें अगर एग्जाम में आता है तो आपको वैल्यू पुट करनी है। अब सॉलिड शाफ्ट ले लो, उसमें फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आर की पावर 4 टू एल। देखो सॉलिड वाला तो कांस्टेंट रहेगा, आर का आर ये करेगा, लेकिन होलो वाला थोड़ा अलग होगा। ये फॉलो क्यों लिख दिया मैंने, होलो आएगा। अब देखो आराम से शांति से देखना एक चीज़, इसको मैं टॉर्क वो ले लेता हूँ स्लैश, और इस वाले में होलो वाले में दो रेडियस होंगे, एक रेडियस 1, एक रेडियस 2। और एग्जाम में आपको इसका क्यूब, इसका भी पावर 4 रखनी है, इसकी भी। आप यूँ नहीं कर सकते कि इसकी होल की पावर 4 रख दो ना, गलत हो जाएगा। और साथ में आपको इसका 2l रखना है, समझे। आप सिंपली एक दूसरे को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 ले लेना, एक इसको इक्वेशन 2 ले लेना, 1 and 2। यहाँ भी 2 और इसको उल्टा लिख लेते हैं। तो देखो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएंगे, बचा क्या, ये इसके इक्वल है। तो बचा क्या इस चीज में, देखो ये हुआ, ये बचा नहीं बचा। अब देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को, अगर मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूँ तो क्या होगा, और इसको भी हम अलग अलग लिख लेते हैं। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, सिंपली इसको ऐसे छोड़ दो। अब हम इस पे चलते हैं एक बार, इसके सब्सटेंस है जो ये जो है, इसके मास पे चलते हैं एक बार, ठीक है। मास ऑफ होलो शाफ्ट। अब देखो, हम इन दोनों के जो मास है ना उसको इक्वल ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं तो हम इन दोनों को मासेस को भी तो इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, सिंपली अब इसमें मास ऑफ सॉलिड शाफ्ट, तो ये m ले लिया, ये भी m ले लिया, ठीक है। अब मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो चलो डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम अलग होगा, इसका वॉल्यूम अलग होगा। डेंसिटी दोनों की सेम क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, समझे। अब हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है, तो इसमें जो ये है होलो वाले का, इसका क्या होगा, इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा, और इसकी तो रेडियस ही है क्या, तो इसका ये। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, एच से एड कट जाएगा, क्योंकि एच भी सेम है और पाई तो सेम होता ही है। तो बचेगा क्या, ये पेश करता हूँ मुझे, तो बचेगा क्या देखो, तो यहाँ बचेगा क्या कि जो आर स्क्वायर है वो इक्वल है इसके R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर।
अब सिंपली ये वैल्यू है, आप हमें इसको उसमें पुट करनी है। ये आर स्क्वायर की वैल्यू ना, हम इसको इधर जो ये वाला है, ये इस चीज़ में हम यहाँ पे उस आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो उससे क्या मिलेगा हमको, आओ देखते हैं। अब ये है, अब देखो हम ये से ये काट देंगे, बिल्कुल काट सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास ये बचेगा दूसरी तरफ। ये तो कट गए, तो ये बचा। अब यहाँ से देखो सुनो, अब इन दोनों का अगर हम वैल्यू निकालना चाहे तो ये जो आपस में फ्रैक्शन में है, इसका सम ग्रेटर टू वन होगा या क्या नाम है, ये वन से बड़ा होगा या वन से छोटा होगा, ग्रेटर देन वन होगा या नहीं। अब ये जो चीज़ है आपस में, ये ग्रेटर देन वन होगी, क्योंकि ये माइनस से ऊपर प्लस है। अगर ऊपर माइनस होता नीचे प्लस होता, ये लेस देन वन होती। लेकिन ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये ग्रेटर देन वन चीज़ होगी। तो अगर ये चीज़ ग्रेटर देन वन ले ले हम, तो इसका मतलब जो टॉर्क है ग्रेटर देन वन हो गया। अब सिंपली इस टॉर्क, ये टॉर्क को इधर भेज दो, इसको वन की जगह। तो इससे क्या पता चला कि जो टॉर्क है, मतलब जो हमारी टॉर्क है हॉलो वाले का, वो उससे बड़ा है। और इस तरीके से प्रूफ हो गया कि जो होलो वाला है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो ये हमारी आज की वो थी एप्लीकेशन इलास्टिसिटी की, जो कि एग्जाम से पूछी जाती है। और आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे जिस तरीके से आपको मैंने बताई है। तो सिंपली आज की इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी हो, और अगर आपको कोई डाउट हो वीडियो के अंदर या किसी चीज़ के अंदर, तो मुझे कम से कम बता देना, मैं आपको पक्का उस चीज़ का आंसर दूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।